हेलो। ओके, सो गुड इवनिंग ऑल। आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट डे फॉर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो माय नेम इज़ पीयूष मिश्रा, आई एम म्यूचुअल फंड सीरीज 5 ए ट्रेनर। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ मैं आपको ये भी नॉलेज शेयर करूंगा जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। सो स्टार्ट होने के पहले मुझे आप सबका इंट्रोडक्शन चाहिए। इंट्रोडक्शन में सिंपली आपका नाम और क्या आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या शेयर मार्केट से कोई अभी नॉलेज है या कितना नॉलेज है, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। हेलो जी। गुड प्रदीप जी, आफ्टरनून। प्रदीप शर्मा। क्या आप मेरे को सुन सकते हैं? हाँ जी। हाँ। नमस्ते पीयूष जी। मेरा नाम नमस्ते। प्रदीप शर्मा है और मैं म्यूचुअल फंड के बारे में आई वुड से आई एम अवेयर अबाउट 40%, 40-50%, एज आई एम माई सेल्फ इन्वेस्टर। आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ओके। तो जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वहाँ से है। ओके। एंड नेक्स्ट मिसेस कपूर, आपका एग्जाम नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। आप ही से सीख रही हूँ। ओके, मैं नो बीच में इश्यूज। दिल्ली गई, प्रॉब्लम हुआ था और दिल्ली जाके बीमार भी हो गई। ओके ओके, रिवीजन अभी हो जाएगा आपका, और जब अभी भी आप रिविजन शेड्यूल हो करिए आपका जाएगा। क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। एंड मिस्टर राजेश। ओके। मिस्टर जय। मिस्टर भरत भूषण। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम भरत भूषण है। मैं बेसिकली बिल्कुल नया हूँ म्यूचुअल फंड के लिए। मैंने थोड़ा बहुत वैसे स्टडी किया है, बट मेरे लिए मतलब वो सफिशिएंट नहीं है। थोड़ा बहुत ओके, ट्रेनिंग से पहले चलेगा। मैंने था कि मीन्स म्यूचुअल मुझे फंड्स। ये जी समझना है जी कि कितने लोग फ्रेश हैं, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ ये चीज़ समझने के लिए। जी। मिस्टर मार्क सैमुअल। संदीप। हाँ संदीप जी। सपना। तो थोड़ी सी सिकाई कर दी। सिकाई के लिए उसमें कितना बड़ा डब्बा ला रखा। सपना, आवाज आ रही है आपको? Yes, I can hear you. यस यस। Um, Actually, I'm completely fresher in mutual fund industry. So, and this is my second attempt for the exam, but in my previous exam, that was not clear. So, yes, I'm planning to try again. ओके फाइन, नो इश्यूज। यू कैन क्लियर दिस टाइम, आई एम श्योर। Let's see, because I don't have basic knowledge of this industry, to be very honest. And first thing is that I'm completely, my field was completely different. ओके, So it is little bit tough for me. So let's see. इट्स ऑल राइट, आई एम हियर जस्ट टू गेन योर नॉलेज ओनली। एंड नेक्स्ट, Vivo V2153। आप लोग अपने नाम से ज्वाइन किया करिए ताकि मुझे पता रहे कि मैं आप किससे बात कर रहा हूँ। सचिन। हाँ जी सर। ओके। सो आपके पीछे एसआईपी लगा हुआ है, मुझे लगता है कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हैं। नई इंडस्ट्री से नहीं हूँ सर, लेकिन पहली बार जो है मैं सर्टिफिकेट के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और पिछले एक हफ्ते से बीमार था, कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन लगता है कि मैं कर पाऊंगा। लेकिन मैं एंजल के साथ कनेक्टेड हूँ पहले से। ओके, तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सेल तो मैं अभी भी कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड। ओके। अपने क्लाइंट्स को दिला देता हूँ, खुद भी करता हूँ। बाकी आपसे थोड़ा सा अब जानकारी बढ़ जाएगी धीरे धीरे मेरी, फिर मैं ठीक है, तो शायद कुछ मैं अच्छा यहाँ पे कर पाऊँ। आपको समझाऊंगा एग्जाम कैसे क्लियर करते हैं, बाकी म्यूचुअल फंड की नॉलेज तो आपको होगी। अर्चना बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव। सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मुझे समझ में आ गया कि मुझे स्टार्ट से स्टार्ट करना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है।
जो समझने के लिए मैं मेरा पर्पस था आपका इंट्रोडक्शन लेना, बाकी तो मोस्ट ऑफ देम आप सबको मैं जानता हूँ। सो ये ट्रेनिंग हो रही है म्यूचुअल फंड एग्जाम क्लियर करने के लिए। सिंपली म्यूचुअल फंड सीरीज 5A का एग्जाम होता है जो NISM कंडक्ट करवाता है। ये एग्जाम की इम्पोर्टेंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये एग्जाम की इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो म्यूचुअल फंड सीरीज 5A क्लियर किए बगैर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा किसी सर ने बताया कि वो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट अभी उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो सेबी का स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर आप म्यूचुअल फंड क्लियर नहीं है, आपके पास म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, भले ही आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, किसी कंपनी के पार्टनर हो। सो सिंपली म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप किसी भी AMC में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, या किसी ब्रोकिंग फर्म में आप जॉब कर रहे हो, या फिर आपको म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना है, तो आपको म्यूचुअल फंड सीरीज 5A एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, NISM सीरीज 5A एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। सो ये इंपॉर्टेंस है। उस अभी बात होती है म्यूचुअल फंड की। सिंपली म्यूचुअल फंड के लिए आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और म्यूचुअल फंड समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट क्या होता है, डेट मार्केट क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, रियल एस्टेट क्या होता है। सो जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, डेट मार्केट क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आप सब अगर पेपर पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप नोट डाउन करेंगे, सो बाद में समझने के लिए यूज में आएगा। सो सबसे पहले होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट। कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है? सिक्योरिटीज क्या होता है? इक्विटी या बॉन्ड, ये सिक्योरिटीज होते हैं, गोल्ड सिक्योरिटी होता है। सो कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदे बेचे जाते हैं, जहाँ पे शेयर्स, बॉन्ड, गोल्ड, सिल्वर एंड रियल एस्टेट तो अभी फिलहाल लिस्ट नहीं है, बट कुछ रियल एस्टेट की कंपनीज लिस्ट हैं। तो जिस मार्केट से आप सिक्योरिटीज बाई या सेल करते हो वो मार्केट होती है कैपिटल मार्केट। मार्केट आप सबको पता है। तो कैपिटल मार्केट के दो पार्ट आप कर सकते हो। पहला इक्विटी इक्विटी मार्केट, और दूसरा डेट मार्केट। सो कैपिटल मार्केट के दो पार्ट हो गए, पहला इक्विटी मार्केट, दूसरा डेट मार्केट। इक्विटी मार्केट को ही हम शेयर मार्केट कहते हैं, रसिका जग गई। इक्विटी खुबरू मार्केट को इतना ही हम सामने शेयर और मार्केट अपने आप बोलते हैं। सो गई। सो पहले हम समझेंगे इक्विटी मार्केट क्या है, स्टार्ट से समझेंगे। इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट। इक्विटी मार्केट एंड शेयर मार्केट होता क्या है, इसका यूज क्या है, ये क्यों आया? किसी कंपनी के शेयर आप खरीद सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्यों किसी कंपनी के शेयर आप बाई कर सकते हैं? उससे आपका क्या बेनिफिट है, कंपनी का क्या बेनिफिट है, ये कंप्लीटली मैं आपको समझाऊंगा। सो स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, सपोज एक पर्सन ए एंड पर्सन बी, ये दोनों लोग ने सोचा कि कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, इनके दिमाग में कोई आइडिया आया एक कंपनी स्टार्ट करने का। तो पर्सन ए एंड पर्सन बी ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट की, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ABC प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट की। पर्सन ए ने इस कंपनी में डाला 50 लाख रुपए, पर्सन बी ने इस कंपनी में डाला 50 लाख रुपए। पर्सन ए ने 50 लाख इन्वेस्ट किया, पर्सन बी ने 50 लाख इन्वेस्ट किया, कंपनी स्टार्ट हो गई ABC प्राइवेट लिमिटेड। अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हुई? दोनों ने 50-50 लाख रुपए डाला, 1 करोड़। सो जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके टोटल कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में 10 रुपए का एक शेयर किया जाता है। सो 1 करोड़ को डिवाइड बाई 10 करेंगे तो टोटल इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 10 लाख। मतलब कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ है और कंपनी में कितने शेयर्स हो गए? 10 लाख शेयर। एक शेयर की प्राइस कितनी? 10 रुपए। तो 10 लाख इंटू 10 करेंगे तो 1 करोड़ आ गया। सो यहाँ से हमें समझ में आता है कि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकलती है, टोटल नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी
इंटू शेयर प्राइस। टोटल उस कंपनी में शेयर्स कितने हैं इंटू हम शेयर प्राइस करेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन निकल के आ जाता है। या फिर कंपनी का शेयर नंबर ऑफ शेयर नहीं पता है तो कंपनी का वैल्यूएशन डिवाइड बाई एक शेयर की प्राइस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं वो समझ में आ जाते हैं। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जब स्टार्ट हुआ तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना था 1 करोड़। एक शेयर का प्राइस कितना रखा गया 10 रुपए। टोटल बने कितने शेयर 10 लाख शेयर। तो पर्सन ए को मिल जाएगा 5 लाख शेयर, पर्सन बी को भी मिल जाएगा 5 लाख शेयर। राइट, इन दोनों के 5-5 लाख शेयर हो गए। अभी ये हो गया शेयर 5 लाख नंबर ऑफ शेयर पर्सन ए के पास है, 5 लाख शेयर पर्सन बी के पास है। मतलब 50% इक्विटी होल्डर पर्सन ए है, 50% इक्विटी होल्डर पर्सन बी है। ये कंपनी स्टार्ट हुई अभी। धीरे धीरे कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। धीरे धीरे कंपनी ने आगे चल के 1-2 साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। तो अभी कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो गया 2। अभी एक शेयर की प्राइस कितनी होगी तो सिंपली एक शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे 10 लाख। तो 2 करोड़ डिवाइड बाई 10 लाख तो एक शेयर का प्राइस हो गया 20 रुपए। कंपनी का वैल्यूएशन डबल हुआ, एक शेयर का प्राइस हो गया 20 रुपए। तो इनके पास 5 लाख शेयर है इंटू 20 करेंगे, इनके पास 5 लाख शेयर है इंटू 20 करेंगे तो इन दोनों का वैल्यूएशन हो गया 1-1 करोड़ रुपए, क्योंकि दोनों 50-50% के इक्विटी होल्डर है। ओके, सो ये तो हो गया दो लोग। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट होती है तो मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए। तो ये सिंपल एग्जांपल मैंने बताया कि पर्सन ए पर्सन बी दोनों का 50-50% है। कंपनी प्रॉफिट में हुई तो शेयर का प्राइस बढ़ा। तो सिंपली शेयर का प्राइस कब बढ़ता है जब कंपनी प्रॉफिट में होती है। अभी कंपनी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने स्टार्टिंग में अपने पैसे यूज करके कंपनी को स्टार्ट किया, कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, शेयर प्राइस डबल किया। अभी इनको लग रहा है कि कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपांड कर सकती है, बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो इन्होंने बैंक वगैरह से लोन लेके और पैसे इन्वेस्ट किए और धीरे धीरे कंपनी हो गई 10-12-15 करोड़ की, जो भी एक अमाउंट आप समझ सकते हैं। सो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी, शेयर के प्राइस बड़े होंगे। कंपनी अगर 12 करोड़ की हो गई तो शेयर प्राइस 120 रुपए हो गए। तो ये दोनों का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। अभी बैंक से लोन की लिमिट खत्म हो गई, इनको और पैसे चाहिए तो कोई इन्वेस्टर देखेंगे। जैसे आपने एंजल इन्वेस्टर्स का नाम सुना होगा, एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे। ये दोनों डिसाइड करेंगे कि हम अपने 10-10% या 15% या 5-5% शेयर्स को बेच देते हैं। तो किसी इन्वेस्टर को शेयर्स बेचेंगे, वहां से पैसे लाएंगे, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी और ज्यादा ग्रो होगी। राइट, कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ कर लिया, 1000 करोड़ की कंपनी हो गई एक टाइम पे। अभी इनको कंपनी को विदेशों में भी फैलाना है या पूरे इंडिया के हर एक स्टेट में इनको अपने कंपनी का रीच पहुंचाना है। इसके लिए इनको बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। तो अभी बहुत सारे पैसे कहाँ से आएंगे, इन्वेस्टर से पैसे ले लिए, अपने खुद के पैसे यूज कर लिए, बैंक से जितना लोन हो सकता था उतना लोन ले लिया। अभी कंपनी को ज्यादा बढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमें पैसा लेना है पब्लिक से। राइट, पब्लिक से पैसा लेना है तो ये कंपनी लेके आती है आईपीओ। जेडी पत्रा जी, आप थोड़ा आपने सुना note होगा कर बहुत लीजिए सारी प्लीज। कंपनीज का आईपीओ आता सर है, हेलो, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक्सक्यूज हाँ मी जी, कोई सर। क्वेश्चन है? हाँ सर, एक क्वेश्चन है। एक ना बाकी लोगों का एक आवाज म्यूट कर दीजिए सर, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके ओके, सो अभी कंपनी को अब बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है तो पैसे कहाँ से आएंगे, पब्लिक से आएंगे। तो इन्होंने आईपीओ लाया अपनी कंपनी का और कंपनी के कुछ परसेंट शेयर प्रमोटर्स बेचने के लिए रेडी हैं। जो कौन बाय करेगा, पब्लिक बाय करेगा। अभी पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है तो इसके लिए सेबी रोल में आती है। और आईपीओ मतलब क्या होता है, इनको अपने जितने भी परसेंट स्टॉक्स बेचने हैं पब्लिक को, उतने स्टॉक्स इनको एनएससी या बीएससी में लिस्ट करवाना होगा। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये आप सबको पता होगा। जो शेयर मार्केट की बात होती है, यही मार्केट है। शेयर्स का बाय एंड सेलिंग कहाँ पे होता है, या तो एनएससी में या तो बीएससी में। सो कंपनी आईपीओ लेके आएगी तो अपने शेयर्स को कहाँ पे लिस्ट करेगी, एनएससी या फिर बीएससी या फिर दोनों में।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो आईपीओ लेके आया, पब्लिक ने प्रमोटर्स ने अपना 20% शेयर पब्लिक को बेच दिया। किस प्राइस में बेचेंगे शेयर, ये प्रमोटर्स डिसाइड करेंगे कि किस प्राइस पे शेयर्स को सेल करना है पब्लिक को। शेयर्स वगैरह डिसाइड करने का प्रोसीजर हो गया, उन्होंने एक शेयर का प्राइस चूज किया और आईपीओ ला दिया। अभी पब्लिक इनके शेयर्स को बाई करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रमोटर्स शेयर को बेच रहे हैं, बाई कौन कर रहा है, पब्लिक। प्रमोटर्स कौन, ए एंड बी, राइट। प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, बाई कौन कर रही है, पब्लिक। सो ये प्रोसेस को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट में आता है। आईपीओ कौन से मार्केट में आता है, प्राइमरी मार्केट। जब प्रमोटर्स अपने शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ, एंड ये प्राइमरी मार्केट में आता है, राइट। सो पब्लिक ने इनके कंपनी के शेयर्स को बाय कर लिया। अभी पब्लिक के पास मतलब 10-20 लाख लोगों के पास इस कंपनी के शेयर होंगे एबीसी लिमिटेड के। तो पब्लिक आपस में इसको ट्रेड करती है जो सेकेंडरी मार्केट में होता है, राइट। तो ये हो गए शेयर। अभी शेयर का सिंपल मतलब होता है हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर बाय किया मतलब आपने उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी, उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके हिस्सेदार आप भी होंगे, राइट। हिस्सेदार कैसे, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो आपका शेयर प्राइस इंक्रीज करेगा, कंपनी लॉस में जाएगी तो आपका शेयर प्राइस डिक्रीज होगा। तो ये सिंपली शेयर मार्केट का एक बेसिक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई नो डाउट सर, नहीं, नो सर। ओके फाइन। सो ये हो गया शेयर। सो सिंपली दो लोगों ने कंपनी स्टार्ट की, कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, इनको पैसों की ज़रूरत है पब्लिक के, क्योंकि कंपनी को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है। तो पब्लिक को अपने शेयर्स बेचते हैं और उस शेयर्स के बेचने से जो पैसे आते हैं उन पैसों का यूज करके कंपनी को बढ़ाते हैं, और इससे फ़ायदा उनको भी होता है, प्रमोटर्स के भी शेयर प्राइस बढ़ते हैं और पब्लिक के पास जो शेयर है उसके भी शेयर प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो हो गया इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट। अभी हम बात करेंगे डेट मार्केट की। अभी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का ही बात करेंगे। ओके, जब कंपनी लिस्ट हो जाती है मार्केट में तो कंपनी के नाम से प्राइवेट हट जाता है, वो लिमिटेड कंपनी हो जाती है। सो एबीसी जब मार्केट में लिस्ट हुई तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से चेंज होके क्या होगी, एबीसी लिमिटेड। अभी डेट मार्केट क्या होता है ये समझिए। पहले तो जब कंपनी को पैसे की जरूरत थी तो कंपनी ने पैसे कैसे अरेंज किए, अपने शेयर्स पब्लिक को बेच के। अभी प्रमोटर्स ने अपने 20-30% ऑलरेडी बेच रखे हैं, और ज्यादा शेयर वो अपनी कंपनी के बेचना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल है, अगर मैं अपने शेयर्स को बेच देता हूँ तो लॉस होगा। तो अपने शेयर्स बेचते नहीं है। फिर भी उनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, कोई नई फैक्ट्री डालनी है, कोई नई ऑफिस डालनी है, या किसी भी तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है। फिर वो क्या करते हैं, पब्लिक से लोन लेते हैं। सो सिंपली जब आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने उस कंपनी को लोन दिया। सो आपने किसी को लोन दिया तो बदले में आपको क्या चाहिए होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। सो फिक्स इंटरेस्ट आपको चाहिए होता है, और साथ ही साथ मैच्योरिटी के टाइम पे या जब भी आपकी डील खत्म हो रही है उस टाइम पे आपको अपना कैपिटल भी चाहिए होता है। तो जब आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं मतलब आपने उस कंपनी को लोन दिया। अभी कंपनी उसके बदले में आपको क्या देगी, इंटरेस्ट। और जब भी वो टेन्योर पूरा हो जाएगा, जो भी डील थी, उसके बाद आपको आपका कैपिटल वापस मिल जाएगा। तो ये होता है डेट मार्केट। सो डेट मार्केट में एक तो सिंपल हो गया कि आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं, 5 इयर्स का मैच्योरिटी है, 5 साल तक आपने इंटरेस्ट लिया, 5th ईयर के एंड में कंपनी आपको आपका कैपिटल वापस कर देगी, डील ओवर। बट आपको ये नहीं पता होगा कि डेट मार्केट में भी ट्रेडिंग होता है। सो डेट मार्केट में भी ट्रेडिंग होता है, और दूसरा डेट मार्केट में रिस्क भी होता है। जैसे इक्विटी मार्केट में क्या रिस्क होता है, मार्केट रिस्क। शेयर प्राइस नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो नीचे जा सकते हैं तो ये रिस्क एक इन्वॉल्व हो गया। इक्विटी मार्केट में मार्केट रिस्क होता है, उसी तरह से डेट मार्केट में भी काफी रिस्क होते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए म्यूचुअल फंड स्टार्ट होने से पहले, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सो डेट मार्केट में क्या रिस्क होता है, आपने किसी को लोन दिया, क्या रिस्क है, शायद आपको पैसा वापस ना मिले। किसी कंपनी को आपने लोन दिया, कंपनी बैंक करप्ट हो गई, आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे। या फिर कंपनी ने इंटरेस्ट, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी कहीं से पैसे जनरेट नहीं कर पा रही है, आपको इंटरेस्ट कहाँ से देगी।
सो डेट मार्केट में भी रिस्क होता है और डेट मार्केट के कुछ टर्म्स होते हैं। सबसे पहले होता है फेस वैल्यू, वो 100, 1000, 10,000 भी हो सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कोई बॉन्ड आया, उसका फेस वैल्यू है 100 रुपए, इसका मतलब होता है कि एक बॉन्ड की प्राइस 100 रुपए है। दूसरा होता है कूपन प्राइस। कूपन प्राइस सपोज 7 रुपए है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको साल में कितना पैसा मिलने वाला है, 7 रुपए। कितना मिलने वाला है, 7 रुपए। तो अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 7% आएगा, मतलब आपको 7% गारंटी ले रही है ये कंपनी एबीसी लिमिटेड कि आप मेरा एक बॉन्ड खरीदते हो तो मैं आपको साल में 7 रुपए दूंगा। तो 7% आपका बन रहा है। तीसरा होता है लॉट साइज। लॉट साइज सपोज 100 है। लॉट साइज 100 का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक बॉन्ड नहीं खरीद सकते। अगर आपको एबीसी लिमिटेड का बॉन्ड खरीदना है 100 रुपए वाला, तो आपको 100 के सेट में ही खरीदना पड़ेगा, मतलब 100 बॉन्ड्स खरीदने होंगे। ठीक है, तो 100 × 100 आपको कम से कम इसमें इसके बॉन्ड को खरीदने के लिए 10,000 रुपए डालना पड़ेगा। तो 10,000 रुपए अगर आप डालते हैं इसमें तो आपको 700 रुपए ईयरली मिलेंगे। साल में 700 रुपए, मतलब वो आपको मंथली भी मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, हाफ ईयरली भी मिल सकता है, ईयरली भी मिल सकता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। सो ये तो सिंपल हो गया कि अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं, 100 रुपए का एक बॉन्ड है, मिनिमम आपको कितने बॉन्ड्स खरीदने हैं, 100 बॉन्ड्स। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। आपको मिलेगा 7 रुपए एक बॉन्ड पे, तो 100 बॉन्ड पे 700 रुपए मिलेंगे ईयरली। और इस बॉन्ड का एक ड्यूरेशन होता है, मैच्योरिटी डेट। सो मैच्योरिटी है 5 इयर्स में। 5 साल तक आपको 7-7 रुपए मिलते रहेंगे। आफ्टर 5 ईयर आपने जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है वो वो आपको वापस मिल जाएगा। बट ये तो हो गया किसी को अगर 5 साल तक ये बॉन्ड को होल्ड रखना है। बट कुछ लोग बॉन्ड मार्केट में ट्रेड करते हैं। ट्रेड मतलब आज खरीदा, 1 महीने के बाद बेच दिया, 2 महीने के बाद बेच दिया। तो ये एक्चुअली बीएसई और एनएससी में लिस्ट होते हैं। सो कोई भी बॉन्ड अगर आप खरीदते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो आप उसको बीच में अगर आपको बायर मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। तो बॉन्ड का प्राइस भी फ्लक्चुएट होता है। ये 100 रुपए का जब बॉन्ड लॉन्च हुआ था प्राइमरी मार्केट में, जब कंपनी डायरेक्टली अपने बॉन्ड्स को बेच रही थी पब्लिक को, तो एक बॉन्ड 100 रुपए का बेच रही थी। अभी पब्लिक आपस में ट्रेड कर रही है, कोई बायर मिल रहा है, कोई सेलर मिल रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। तो 100 रुपए का 100 रुपए प्राइस ही नहीं रहेगा, क्योंकि 100 रुपए में कोई बाय भी कर रहा है, 100 रुपए में सेल भी कर रहा है। तो कौन बाय करेगा, क्योंकि 100 में ही बाय किया है। तो ये 100 रुपए का मार्क, ये तो फेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू मतलब होता है जब डेट लॉन्च हुआ था उस टाइम पे उसका प्राइस कितना था। सो इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है, जिसको बोलते हैं बॉन्ड का मार्केट प्राइस। बॉन्ड का मार्केट प्राइस। बॉन्ड ये प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होता है, जब ये बॉन्ड लॉन्च हुआ था उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 7%। सपोज कि सेम टाइम में डेट मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया। अभी सेम कंपनी अपना नया बॉन्ड लाई है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अभी जिसने भी 100 रुपए में बॉन्ड खरीदा होगा वो अपना बॉन्ड बेचना चाहेगा तो क्या कोई उसका बॉन्ड खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। क्योंकि अगर कोई बॉन्ड खरीदता है तो उसको 8% वाला मिल रहा है, 8 रुपए कूपन वाला बॉन्ड उसको मार्केट में मिल रहा है, तो 7 वाला क्यों खरीदेगा कोई। तो जिसके पास 100 रुपए वाला बॉन्ड है उसको अपना बॉन्ड डिस्काउंटेड प्राइस में बेचना पड़ेगा। सपोज 97 रुपीज, 96 रुपीज में अपना बॉन्ड बेचना पड़ेगा। सो 96 रुपीज में अगर कोई अपना बॉन्ड बेचता है जो 100 रुपए में खरीदा है, तो ये पर्सन जिसको 8% वाला मिल रहा है शायद उसका 97 वाला या 96 वाला बाय कर ले। सो अभी 97 में बाय किया किसी ने, तो इस पे कूपन कितना मिल रहा है, 7 रुपए। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। जब 100 रुपए में बाय किया था 7 रुपए मिल रहा था तो 7% था। अभी 97 रुपीज इन्वेस्ट करके 7% मिल रहा है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, सपोज 8 हो जाएगा। सो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसको बोलते हैं यील्ड।
आपने यील्ड सुना होगा। सो यील्ड का सिंपल मतलब है कि आपने जो पैसे दिए उस पे आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ईयरली, वो होता है यील्ड। सो यील्ड पे आपको क्वेश्चन आएगा, डेट मार्केट में भी क्वेश्चन आएगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ से आपको 2-3 मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। सो किसी को कोई डाउट है अभी? सर एक बार इस पोर्शन को फिर से समझा दीजिए। क्या चीज, कहाँ से आपको नहीं समझ में आया? ये पूरा डेट ही एक बार समझा दी, थोड़ा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, ओके, मतलब। और किसी को? ओके, डेट मार्केट होता क्या है? सिंपल, इक्विटी नहीं बेचना है प्रमोटर को। ए एंड बी 2 पर्सन थे, उनको उन्होंने ऑलरेडी अपना इक्विटी बेच के पैसे एक्वायर कर लिए, कंपनी में डाल दिया, कंपनी बढ़ी भी। अभी उनको और पैसों की जरूरत है, तो क्या करेंगे? पब्लिक से लोन लेंगे। तो लोन लेंगे, डेट मतलब लोन ही होता है ना। सो डेट मार्केट में एंट्री करेंगे और अपने बॉन्ड्स को मार्केट में लॉन्च करेंगे। सो अपने बॉन्ड्स को लॉन्च करेंगे मतलब पब्लिक से लोन लेना चाह रहे हैं। सो जब भी कोई बॉन्ड लॉन्च होता है मार्केट में, जैसे एबीसी लिमिटेड अपना बॉन्ड लॉन्च करना चाह रही है, तो सबसे पहले तो सेबी के पास जाके अप्रूवल लेगी, उसके बाद एनएससी या बीएससी में अपना बॉन्ड लिस्ट करेगी। ठीक है, सपोज एबीसी लिमिटेड जो बॉन्ड लिस्ट कर रही है, उस बॉन्ड का नाम रख दिया एबीसी कॉर्पोरेट बॉन्ड, एबीसी कॉर्पोरेट बॉन्ड। अभी एबीसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में कुछ चीजें हैं, जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर प्राइस क्या चल रहा है, अल्फा क्या चल रहा है, बीटा क्या चल रहा है, पी रेशियो क्या चल रहा है, ये सब चीजें आप देखते हैं। वैसे बॉन्ड में क्या होता है? सबसे पहले फेस वैल्यू। एबीसी कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन लॉन्च कर रहा है? एबीसी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अभी जब ये अपना बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं तो आपको बताएंगे कि बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है। तो फेस वैल्यू सपोज 100 रुपए। इसका मतलब होता है कि एक बॉन्ड का प्राइस 100 रुपए है। फेस वैल्यू मतलब जब बॉन्ड लॉन्च हुआ था उस टाइम पे एक बॉन्ड का प्राइस क्या था। तो बॉन्ड लॉन्च हो रहा है तो इसका फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। दूसरा होता है कूपन प्राइस। कूपन प्राइस है 7 रुपए। इसका मतलब कि एक बॉन्ड पे आपको ईयरली कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो कितना मिलेगा? 7 रुपए। किसी बॉन्ड का कूपन अगर 10 रुपए है, इसका मतलब एक बॉन्ड पे आपको कितना पैसा मिलने वाला है? 10 रुपए। तीसरा इसका होता है लॉट साइज। लॉट साइज सपोज इसका 100 है, इसका मतलब कि आपको कम से कम एक बार में 100 बॉन्ड्स खरीदने हैं। एक बॉन्ड आप नहीं ले सकते, एक बॉन्ड की प्राइस 100 रुपए है, बट आप एक बॉन्ड नहीं खरीद सकते, आपको मिनिमम 100 बॉन्ड्स लेने पड़ेंगे। तो अगर आप इसमें बाई करना चाहते हैं तो आपको 100 बॉन्ड्स बाई करना पड़ेंगे। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज। सपोज एबीसी लिमिटेड कंपनी का आप एबीसी कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद रहे हैं, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपए, कूपन प्राइस है 7, लॉट साइज है 100। तो कम से कम आपको 100 बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे, तो आपको कम से कम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको ईयरली कितना मिलने वाला है? एक बॉन्ड पे 7 रुपए मिल रहा है, तो 100 बॉन्ड पे कितना मिलेगा? 700 रुपए। सो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो 10,000 रुपए, तो आपको साल में कितना पैसा मिलने वाला है एज ए इंटरेस्ट? 700 रुपए। और इस बॉन्ड का ड्यूरेशन है ड्यूरेशन है 5 ईयर, मतलब 5 साल तक आपको कूपन प्राइस मिलता रहेगा। 5 साल के बाद आपने जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है वो आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, कंपनी ने अपना बॉन्ड बेच दिया, आपको पब्लिक को बेच दिया। अभी कंपनी उन सबको पैसे कब वापस करेगी? 5 साल के बाद। 5 साल तक उन पैसों का यूज अपने कंपनी को ग्रो करने में यूज करेगा। अभी तक आप सबको क्लियर है? हाँ जी, ओके। क्लियर है। अब बॉन्ड तो आपने बाय कर लिया, 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपके पास 100 बॉन्ड्स इस कंपनी के हैं। कंपनी आपको पैसे वापस कब करेगी? 5 साल के बाद। लेकिन बीच में आपको सेल करना है तो कैसे करेंगे? तो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ऊपर होती है, वो सारे बॉन्ड्स एनएससी और बीएससी में लिस्टेड होते हैं।
तो डीमैट अकाउंट के थ्रू आप अपने बॉन्ड को बेच सकते हैं। शर्त ये है कि कोई बायर होना चाहिए, कोई बायर आपका बॉन्ड खरीदने वाला होना चाहिए। तो खरीद इसमें बाई सेल हो रहा है। कुछ लोग प्रॉफिट के लिए बाई सेल करते हैं, उनको प्रॉफिट में लगता है बॉन्ड बेच देते हैं। अभी प्रॉफिट या लॉस में जाता कैसे है बॉन्ड? ये जो फेस वैल्यू मैंने बताया, जब बॉन्ड लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस 100 रुपए था, बट अभी प्राइस कुछ अलग हो सकता है। सो अभी जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना रहेगा ये कैसे डिसाइड होगा? अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर देना। जब ये बॉन्ड लॉन्च हुआ था उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा था? 7%। 7%। कितना? 7%। 7%। हाँ जी। 7 रुपए कूपन था, 100 रुपए पे 7 मिल रहे हैं, मतलब 7% हुआ। अभी सेम कंपनी का कोई दूसरा बॉन्ड आ गया, इसी सेम कंपनी ने एक नया बॉन्ड लॉन्च कर दिया जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है 8%। ठीक है। अभी आपने, धर्मेंद्र जी, आपने इस कंपनी का बॉन्ड खरीदा था पहले वाला, जिसपे 7 रुपीज कूपन था, आपके पास अभी भी बॉन्ड है। बट अभी मुझे खरीदना है, मैं खरीदना चाह रहा हूँ इस कंपनी का बॉन्ड, और मुझे 8 रुपए मिल रहा है 100 रुपए पे। तो क्या मैं आपका बॉन्ड खरीदूंगा? हेलो हेलो, नहीं खरीदेंगे सर, लॉस होगा। आपका बॉन्ड मैं लॉस खरीदूंगा होगा। तो मुझे लॉस होगा, राइट? करेक्ट। तो आपको बेचना ही है, तो आप मुझे कन्विंस करने के लिए क्या बोलेंगे? सर फेस वैल्यू को कम करेंगे। मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू तो 100 ही रहेगा क्योंकि 100 में लॉन्च हुआ था। आप इसको मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में बेचेंगे। कितना डिस्काउंट? हाँ। ये डिसाइड होगा। सपोज आपको ये बॉन्ड लिए हुए 1 साल हो गया, मैं अगले 5 साल तक आपसे 1% एक्स्ट्रा कमाऊंगा। जो नया बॉन्ड लॉन्च हुआ है उसका भी मैच्योरिटी 5 इयर्स के बाद था, तो मुझे हर साल 1-1 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपका मैच्योरिटी अभी 4 साल बाकी है, तो आप अपने बॉन्ड का प्राइस 96 रुपीज अगर करके मुझे दे देते हो, तो मुझे 4 साल का प्रॉफिट तो फर्स्ट डे ही हो गया। उसके बाद में 7-7 रुपए लेते रहूंगा, तो मेरा भी 8% हो गया और आपका बॉन्ड भी सेल हो गया। क्लियर है? अभी मैं आपका क्लियर बॉन्ड है। अगर 96 रुपीज में खरीद लूंगा तो मुझे कोई नुकसान है? 4 रुपए का प्रॉफिट तो मुझे अभी हो रहा है, बाकी 7% अगले 4 साल तक लूंगा, तो मुझे तो 8% मिल रहे हैं ना। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? सर 4% तो अभी मिलने लगा उसको, 100 पे जब 96 के प्राइस पे मिला। 7% का हमने इंटरेस्ट दे दिया। हाँ, अभी मुझे 100 की चीज 96 में मिल रही है, तो 4 रुपए का प्रॉफिट मेरा अभी हो गया ना। अभी हो गया, और 60% हम आगे देंगे, और 8% पे हम वो किए हैं। अगर मैं ये बॉन्ड ना लेके आपका बॉन्ड 96 में खरीदता हूँ हम्म। तो मुझे फायदा नहीं है, मतलब मुझे 8% मिल रहा है ना आपके बॉन्ड से। 4% करेक्ट। तो अभी ले लिया, 7-7% हम्म। 4 साल लूंगा। हो गया, आ क्लियर रही है हो बात गया। समझ में? हम्म। मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं 8% वाला लिया होता तो मुझे 4 साल में कितना मिलता? 32 रुपए, राइट? 8% वाला अगर मैं ले लिया होता तो मुझे 4 साल में कितना मिलता? 32 रुपए। 32। बट मैंने 8 वाला ना लेके आपका 7 वाला ले लिया 96 रुपीज में। ठीक है। अभी देखता हूँ मुझे यहाँ से कितना मिलेगा। 4 रुपए तो मुझे अभी मिल गए, ठीक है, और 7-7 रुपए मुझे अगले 4 साल तक मिलेंगे। तो कितना हुआ? 28 प्लस सेम ही 4, आ गया। 32 32 मुझे इधर भी मिल रहा है, हम्म। तो मेरे लिए बात बराबर हुई ना। हेलो, आप रिप्लाई करिए प्लीज। यस सर। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, सर यस सर। तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पे समझाने का मतलब क्या है कि ये जो फेस वैल्यू है इसका मार्केट वैल्यू नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, 105, 110, 115, 120 भी जा सकता है। कैसे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड का प्राइस क्या हुआ? नीचे गया। लेकिन यही प्राइस अगर कम हुआ
तो फिर एग्जिस्टिंग बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर 5% आ गया उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपके पास ऑलरेडी 7% वाला है, तो क्या आप 100 रुपए में दोगे? फिर आप 105, 107, 110 रुपए डिसाइड करोगे उसका प्राइस। तो इसी तरह से जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता है, तो डेट मार्केट में डेट्स की प्राइस भी फ्लक्चुएट होती है। तो कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पीक पे है तो उस टाइम पे डेट मार्केट में आप इन्वेस्ट कर दो। इन फ्यूचर कभी डेट मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाता है तो आपके डेट का प्राइस बढ़ेगा। इंटरेस्ट जो मिला वो तो अलग मिला, आपके डेट का प्राइस भी बढ़ेगा। तो म्यूचुअल फंड में डेट फंड्स भी होते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर इस तरह से डेट मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो सिंपल है, इनवर्स रिलेशन होता है डेट मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो एग्जिस्टिंग डेट की प्राइस डिक्रीज होती है। जब भी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होती है। पूरा समझाने का मतलब यही था, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सो अगर अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो वापस से आप पूछ सकते हैं। सर अभी क्वेश्चन ये है कि लास्ट मंथ में अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी, हाँ हाँ यील्ड बढ़ रही थी बॉन्ड की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था साथ में। हाँ। यील्ड का बढ़ना अलग चीज है, फेस वैल्यू बढ़ना अलग चीज है क्या? फेस वैल्यू हमेशा 100 रहेगा सर, फेस वैल्यू 100 ही 100 रहेगा? रहेगा। मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होगा इसका। बॉन्ड 100 में लॉन्च हुआ था, फेस वैल्यू इसका लाइफ टाइम 100 रहेगा, इसका मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होगा। इसका मतलब ये कि 105 का रेट अगर बॉन्ड का आता है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआरआर कट होगा तो बॉन्ड का रेट बढ़ जाएगा, और सीआरआर या रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होगा तो बॉन्ड की कीमत नीचे आएगी, करेक्ट? करेक्ट। अब अगर हम मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखें, अगर मुझको ये लग रहा है कि अगले एक आपकी आवाज बीच बीच पे नहीं आ साल रही है। में रेट कट होना है, तो फिर हाँ। हम बॉन्ड पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट। आपको लग रहा है कि आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला है, तो आपको डेफिनेटली बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए अभी। अगर आपको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर इंक्रीज होगा तो आपको तुरंत ही बॉन्ड मार्केट से पैसे निकाल लेना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर डिसाइड कौन, गवर्नमेंट ही करती है ना, आरबीआई? हाँ, आरबीआई डिसाइड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज गवर्नमेंट एवरेज दे रही है 8%, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना बॉन्ड लाएगी तो 9%, 10% देगी। गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% दे रही है तो कोई प्राइवेट कंपनी अपना बॉन्ड लाएगी तो 3%, 3.5% देगी। तो गवर्नमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ऊपर नीचे होता है, रेपो रेट मैटर करता है यहाँ पे। रेपो रेट जो चल रहा होता है उसी के बेस पे हर जगह का इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते रहता है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मार्केट में। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज तो खुद से डिसीजन लेती है ना, उनको कितना कूपन देना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट 8 दे रही है, प्राइवेट कंपनी 5 देगी, तो प्राइवेट कंपनी का कौन बाय करेगा? लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बाय करेंगे। तो प्राइवेट कंपनीज हमेशा गवर्नमेंट से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर रखती है ताकि लोग उसके बॉन्ड्स को खरीदें। क्लियर है? जी जी, थैंक यू। अभी हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। ओके, ये दो एसेट क्लास हो गए एक्चुअली। एक एसेट क्लास आपको बॉन्ड समझ में आया, दूसरा आपको समझ में आया इक्विटी। दो एसेट क्लासेस और होते हैं, गोल्ड और रियल एस्टेट। तो गोल्ड और रियल एस्टेट के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, तो आएगा चैप्टर में उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है। एक म्यूचुअल फंड समझते हैं, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाकी आगे 12 चैप्टर हम म्यूचुअल फंड के ही बारे में समझने वाले हैं। सिंपली हम अभी म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझेंगे। म्यूचुअल फंड में सबसे पहले तो एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे आपने सुना होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी, आईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिनको हम बोलते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने स्कीम्स चलाती है, सारे स्कीम का मींस एलोकेशन अलग होता है। कुछ इक्विटी स्कीम्स होती हैं, कुछ डेट स्कीम्स होती हैं, कुछ हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं। तो हम किसी स्कीम में पैसा डालते हैं,
फिर क्या होता है हम उसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई स्कीम है, ठीक है, इस स्कीम का नाम है XYZ स्मॉल कैप फंड। अच्छा, इसको समझने से पहले हम NSE और BSE समझ लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों मार्केट हैं जहाँ पे अभी के टाइम में लगभग 7,500 कंपनीज लिस्टेड हैं। BSE और NSE को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल 7 से 7,500 कंपनीज लिस्टेड हैं। बहुत सारी कंपनीज अभी रेगुलेशन में नहीं है, तो मान के चलते हैं 5,000 कंपनीज लिस्टेड हैं BSE एंड NSE में। इन लिस्टेड कंपनीज को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। टॉप 100 कंपनीज को हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। टॉप 100 कंपनीज को क्या बोलते हैं? लार्ज कैप कंपनीज। अभी टॉप 100 कंपनी हम समझेंगे क्या है, मींस कैसे समझ में आएगा हमें टॉप 100 कंपनीज होती क्या है। तो इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो सबसे बड़ी 100 कंपनीज हैं वो टॉप 100 कंपनीज हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? लार्ज कैप कंपनीज, और इनको हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोल सकते हैं। जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उनको हम लार्ज कैप कंपनीज या ब्लू चिप कंपनीज बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 150 कंपनीज को हम बोलते हैं मिड कैप कंपनीज, ठीक है। टॉप 100 को हटा दीजिए, उसके बाद की जो सबसे बड़ी 150 कंपनीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिड कैप कंपनीज। उसके बाद की सारी कंपनीज को हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। क्लियर है? मार्केट वैल्यूएशन में जो सबसे बड़ी 100 कंपनी होंगी वो लार्ज कैप, उसके बाद की 150 कंपनी मिड कैप, उसके बाद की सारी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज होंगी। सो अभी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड। सो सपोज ये एक स्कीम है, इसका नाम है XYZ स्मॉल कैप फंड। ये स्कीम में म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है वो हम समझेंगे। बहुत सारे लोग ये स्कीम में पैसा डालते हैं, हजारों लाखों लोग इस स्कीम में पैसा डालेंगे। कोई 1,000 रुपए डाल रहा है, कोई 10,000 डाल रहा है, कोई 1 लाख डाल रहा है, कोई 1 करोड़ डाल रहा है। इस तरह से बहुत सारे लोग मिलके इस स्कीम में पैसा डालते हैं। अभी इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक फंड मैनेजर हैं, आपको मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है। आपने अपने सारे फ्रेंड्स को बोला कि आप मुझे पैसा दो, मैं उन पैसों को मार्केट में डालूंगा और जो फायदा होगा वो आपको दे दूंगा, मैं अपने कुछ चार्जेस रख लूंगा अपने पास, ठीक है। उसी तरह से XYZ स्मॉल कैप भी है, इसका होता है एक फंड मैनेजर, ठीक है। एक फंड मैनेजर, 2 फंड मैनेजर भी हो सकते हैं। अभी XYZ AMC का नाम है, उसके फंड का नाम है स्मॉल कैप फंड। बहुत सारे लोग ने मिलके इस फंड में पैसे डाले और ये फंड की साइज हो गई 10,000 करोड़, मतलब टोटल 10,000 करोड़ इस फंड में आ गए। फंड मैनेजर इन पैसों को इन्वेस्ट कहाँ पे करेगा? नाम में आपको दिख रहा होगा स्मॉल कैप कंपनीज में। और जो भी प्रॉफिट होगा, सपोज ये 10,000 करोड़ बढ़ के हो गए 15,000 करोड़, तो जिसने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया है उसका कितना हो गया? 1,500 रुपए। जिसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया उसका 15,000 हो गया। जिसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया उसका 1,500 करोड़ हो गया। सो फंड मैनेजर इस तरह से इन पैसों को इन्वेस्ट करेगा और जो भी प्रॉफिट होगा, मतलब जब कोई भी जब निकालना चाहे, अभी 15,000 करोड़ इसकी वैल्यू है, अगर 1 करोड़ वाला अपने पैसे निकालना चाहता है तो 1,500 करोड़ लेके निकल सकता है। इन फ्यूचर अगर ये 20,000 करोड़ हो गया तो जिनका 10,000 है उनका 20,000 हो जाएगा। अब ये नहीं लेके निकलना चाहते तो निकल सकते हैं। स्कीम परपेचुअल चलती है, जिसको जब निकलना है। तो अभी कैसे पता चलता है फंड की साइज कितना हो गया? तो इसमें एक NAV प्राइस होता है, यूनिट प्राइस होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट प्राइस मिलता है, वही प्राइस बढ़ता है या घटता है, जिससे पता चलता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो ये म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है। तो आप सबको क्लियर हो गया म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट? सर एक बार फंड मैनेजमेंट पूरा मुझे एक बार बता दीजिए। सॉरी, फंड मैनेजमेंट जो आपने अभी बताया है। फंड मैनेजर इन पैसों को मैनेज करता है, सिंपल है।
फंड मैनेजर और उसकी एक टीम होती है जो स्कीम में आए हुए सारे पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कब बेचना है शेयर, कब खरीदना है, ये सारे डिसीजन फंड मैनेजर ही लेता है। ये फंड मैनेजर होता कहाँ है जी? ये अपनी ऑफिस में बैठता है। मतलब इसको ये ऑफिस में तो बैठता ही है, माने हमें कैसे पता चलेगा कि कौन फंड मैनेज कर रहा है? ठीक है ये ना, सब आपको पता हमें भी कोई चलेगा। हम्म। आप किसी भी एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड मैनेजर आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको दिख जाएगा। एसबीआई की ऑफिस में करेक्ट। जाके आप पूछेंगे, आपको क्वेश्चन पता सिंपल चल सा था, जाएगा। लेकिन कई बार क्या रहता है कि ये फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, हाँ लेकिन हाँ। वो कहाँ है, कैसे मैनेज करते हैं, क्या हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ये नहीं बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। नहीं, आप फंड मैनेजर से कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन है ना? फंड तो मैनेजर हर महीने एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, वो आप देख ठीक सकते है। हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है ना, उस डॉक्यूमेंट पे आपको मिल जाएंगे। करेक्ट। जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्लाइंट हूँ, हम्म मैंने जो है म्यूचुअल फंड परचेज किया किसी भी कंपनी का, फॉर एग्जांपल जो आपने अभी कहा एसबीआई का ही मैंने परचेज कर लिया, हम्म है ना? तो मैं तो केवल एसबीआई की वैल्यू देखकर, या मुझे लग रहा है कि एसबीआई अच्छा रिटर्न दे रहा है, मैंने हम्म। उसका म्यूचुअल फंड बाय कर लिया। ये जो फंड मैनेजर हैं ये हमारे पैसे को सही तरीके से मैनेज करके इन्वेस्ट करेंगे ताकि उससे हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। करेक्ट। यही जॉब है उनकी, है ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो हमें बस यहाँ ये है ना कि यहाँ हम डायरेक्टली इससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो ठीक है, थैंक यू। इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। कोई नहीं सर, वो यही था ना कि नहीं, अभी सिंपल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम अभी 12 क्लियर है सर, चैप्टर क्लियर है। पढ़ेंगे, तो आप जो भी पूछ रहे हैं ना, सबका आंसर आपको आगे मिल जाएगा बाय बट वो डिफॉल्ट। ये बट कॉन्सेप्ट सर से आपको कोई इशू है, मीन्स कोई क्वेश्चन है यहाँ से? म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, किस तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम काम करती है? सबको क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। अभी इक्विटी, डेट, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी सॉरी स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक्सक्यूज मी म्यूचुअल सर, फंड में कई तरह की स्कीम्स होती है। म्यूचुअल फंड में कैटेगरी ऑफ द स्कीम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मैं एक चीज पूछना चाहता, जैसे ये हर जो एएमसी होती है अलग अलग, इनके स्मॉल कैप एंड म्यूचुअल फंड होते हैं ना, तो हम्म। इनमें ये अलग अलग कंपनी कैटेगराइज करते हैं ना, मैनेजर, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। हाँ, जैसे मान लो स्मॉल कैप फंड है एसबीआई का या आईसीआईसी का, तो दोनों में जो स्मॉल कैप में, ये तो नहीं कि सेम कंपनी होगी। हर किसी की अपनी अपनी सोच है ना सर उनकी, हाँ कि जी, कौन हाँ से जी, स्मॉल कैप में इसके लिए तो डालेंगे सारे वो। फंड्स अलग है, नहीं तो एक फंड बना दिया जाता मार्केट में सारे स्मॉल जी कैप जी। के लिए। तो सारे स्मॉल कैप अलग अलग होते हैं, उसमें फंड मैनेजर का दिमाग होता है, उनकी स्ट्रेटजी होती है, उनका रिसर्च होता है, वो अपने रिसर्च के बेस पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। म्यूचुअल फंड में वही इन्वेस्ट करता है जो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, किसी को इतना आइडिया नहीं है। तो सिंपल है, आपने म्यूचुअल फंड स्कीम को पैसे दिया फंड मैनेजर पे भरोसा करके। अभी फंड मैनेजर अभी फंड मैनेजर बहुत भारी चीज होते हैं। सो उनकी एक टीम होती है, अलग अलग रिसर्च टीम होती है, तो बहुत ही बेटर वे में मैनेज करते हैं। तो सबकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, कुछ कंपनीज कॉमन भी हो सकती हैं। एलोकेशन चेंज हो सकता है, किसी ने एचडीएफसी लिया है अपने टोटल एयूएम का 1%, किसी ने 10% लिया है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। ओके। अभी हम समझते हैं म्यूचुअल फंड में कैटेगरीज कितनी होती है। सो एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब समझ में आ गया? ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम जो आपका पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अभी लार्ज कैप में करेंगे, मिड कैप में करेंगे, स्मॉल कैप में करेंगे, ये इसकी भी सब कैटेगरीज में आ जाएगा, उसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है। तो पहला होता है इक्विटी। दूसरा क्या होगा? कौन से म्यूचुअल फंड होंगे? डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर क्या करेगा? अगर आप डेट म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में पैसे डालते हो, तो आपके पूरे पैसे से क्या खरीदा जाएगा? बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अभी डेट मार्केट में डेट फंड्स की भी सब कैटेगरीज होती हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, गिल्ड फंड, लिक्विड फंड, उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो ये तो हो गया इक्विटी एंड डेट। अभी जिसको रिस्क लेना है,
मार्केट में इन्वेस्ट करना है वो अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है? इक्विटी में। जिसको कम रिस्क चाहिए, फिक्स रिटर्न चाहिए, मतलब फिक्स रिटर्न जो भी चल रहा है उसके आसपास ही रिटर्न चाहिए, 6 7 8% में खुश है, वो अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? डेट में। लेकिन जिनको इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करना है उनके लिए कौन सी स्कीम है? उनके लिए स्कीम्स होती हैं हाइब्रिड स्कीम। ठीक है। तो तीन कैटेगरीज हो जाती है म्यूचुअल फंड में। पहला डेट, दूसरा इक्विटी और तीसरा हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में अगर हम पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर कुछ पैसे इक्विटी में डालता है और कुछ पैसे डेट में डालता है। लेकिन अभी दो चीजों का मिक्सचर कर रहे हैं तो तीन तरह से मिक्स हो सकती है। कोई एक चीज ज्यादा दूसरी कम, या दूसरी ज्यादा पहली कम, या फिर दोनों बराबर। तो ये दोनों का मिक्सचर है तो तीन मिक्सचर बन सकते हैं। तो इनमें तीन सब कैटेगरीज हो जाती हैं। पहला कंजर्वेटिव, दूसरा बैलेंस्ड और तीसरा एग्रेसिव। हाइब्रिड फंड में तीन सब कैटेगरीज हो जाती हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस्ड हाइब्रिड एंड एग्रेसिव हाइब्रिड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड, यहाँ पे नाम में कंजर्वेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब फंड मैनेजर यहाँ पे सेफ प्ले करेगा। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डेट ज्यादा होता है, इक्विटी कम होता है। तो डेट कितना होता है? मोर देन 65% डेट रहेगा, लगभग 35% के आसपास इक्विटी रहेगा। इसको हम डिटेल में समझेंगे। बैलेंस हाइब्रिड, बैलेंस में 40 to 60% के बीच का रेशियो मेंटेन किया जाता है। तीसरा एग्रेसिव हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड में इक्विटी ज्यादा रहेगा, कम से कम 65%, बाकी का डेट रहेगा। अभी हम इसको समझेंगे कैसे। तो हाइब्रिड फंड को तीन सब सब कैटेगरीज में बांट दिया गया है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस हाइब्रिड एंड एग्रेसिव हाइब्रिड। सो जैसे जैसे रिस्क कम होता है वैसे वैसे रिटर्न के चांसेस कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहाँ पे मिलेंगे? इक्विटी में यूजुअली मिलते हैं। मिलेंगे ये चीज की गारंटी नहीं हो सकती है। तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहाँ पे मिलते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे होता है? इक्विटीज में। और सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ पे होता है? इक्विटी में। मीन्स सबसे कम रिटर्न्स कहाँ पे मिलेंगे? डेट म्यूचुअल फंड्स में। सबसे कम रिस्क कहाँ पे होता है? डेट में। इन तीनों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिस्क होगा एग्रेसिव में, उससे कम रिस्क होगा बैलेंस में, उससे कम रिस्क होगा कंजर्वेटिव में। रिटर्न्स भी सबसे कम यहाँ पे बनेंगे, उससे ज्यादा यहाँ पे बनेंगे, उससे ज्यादा यहाँ पे बनेंगे। तो इक्विटी जितना ज्यादा होगा रिस्क उतना बढ़ेगा और रिटर्न्स उतने ज्यादा होंगे। इक्विटी ज्यादा होगा तो रिटर्न ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इक्विटी कम होगा तो रिटर्न्स ज्यादा होने के चांसेस कम होते हैं, मीन्स आपका रिटर्न कम रहेगा। तो सिंपल मार्केट में जितना आप रिस्क लेंगे उतना रिवॉर्ड होगा, जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम रिवॉर्ड मिलेगा। सो अभी तक किसी को कोई डाउट है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझने में? इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, इन सब में किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके। अभी म्यूचुअल फंड के मेन पार्टिसिपेंट्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये की पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मेन रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। NISM का काम क्या है? सिंपली आपका एग्जाम क्लियर करना। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हो या किसी भी कैपिटल मार्केट की किसी भी इंडस्ट्री से जा रहे हो तो उन सब के अलग अलग सीरीज हैं, अलग अलग एग्जाम इसने बना रखा है। आपको वो एग्जाम क्लियर कर लिया मतलब आप सुटेबल हो उस इंडस्ट्री में जाने के लिए। मतलब म्यूचुअल फंड का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप कैपेबल हो किसी और का फंड मैनेज करने के लिए, किसी और को गाइडेंस देने के लिए। तो NISM का काम क्या है? एजुकेशन। जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो उसके लिए अलग अलग सीरीज हैं, आप वहाँ पे NISM के एग्जाम क्लियर करके उस इंडस्ट्री में जा सकते हो। दूसरा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या होता है? एसेट्स को मैनेज करना। एसेट्स क्या होते हैं? वही इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, यही एसेट्स होते हैं। ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या होता है? एसेट्स को मैनेज करना,
मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही स्कीम्स बनाती है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये सारी क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो कस्टमर के एसेट को मैनेज करती है। तीसरा आता है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। एमफी बना 1996 में। एमफी का काम क्या है, एमफी आया क्यों, पहले आप ये समझ लीजिए। पहले ढेर सारी एमसीज थी, लगभग 30-35 एमसीज थी। तो ये एमसीज के पास अगर कोई भी एमसी के किसी भी की पर्सन को लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, कोई नया आइडिया आया या कुछ चीजें चल रही हैं जो इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है, तो ये सब अपनी बातें लेके डायरेक्टली जाते थे सेबी के पास। सो सेबी के पास पूरा स्टॉक एक्सचेंज, पूरा पूरा कैपिटल मार्केट मैनेज करने का जिम्मा है। मतलब ये रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, कैपिटल मार्केट का। सो म्यूचुअल फंड के सारे केसेस, इतने सारे लोग इसके पास जा रहे हैं अपनी बातें लेके, तो ये मतलब इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते सेबी वाले। तो इन सब ने मिलके क्या किया, एक एसोसिएशन बनाया जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। अभी क्या होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि एमफी सेबी का असिस्टेंट है सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बातें एमफी सेबी के पास लेके जाएगा और सेबी अप्रूव करेगा। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितने भी गाइडलाइंस बनते हैं वो बनाने का काम किसका है, एमफी का, और उसको अप्रूव करने का काम किसका है, सेबी का। सो ये गाइडलाइन बनाता है और सेबी सिर्फ उसको अप्रूव करता है, राइट। सो जितने भी गाइडलाइंस हैं वो सारी गाइडलाइंस बनाने का काम एमफी का। क्लियर है। और सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरह से बैंक का रेगुलेटर होता है आरबीआई, उसी तरह से कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी। ठीक है। तो 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसके बारे में आपको क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अभी हम चलेंगे चैप्टर्स पे। सेबी की फुल फॉर्म दोबारा बोलना सर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, अबाउट द सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सर्टिफिकेशन एग्जाम की ट्रेनिंग कर रहे हैं हम, जाहिर सी बात है। द एग्जामिनेशन सीक टू क्रिएट अ कॉमन मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क for all the person involved in selling and distributing mutual fund, including individual mutual fund distributor, employee of organization engaged in sales and distribution of mutual fund, employees of asset management companies, especially person engaged in sales and distribution of mutual fund. So ये सर्टिफिकेशन एग्जाम किसके लिए कंपलसरी है, कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है उन सब के लिए ये एग्जाम कंपलसरी है। ये सर्टिफिकेशन का एम क्या है, सो क्वालिटी सेल्स, इनहैंस क्वालिटी सेल्स। आप ये एग्जाम देने के बाद किसी ना किसी का फंड मैनेज करेंगे, किसी ना किसी की वेल्थ मैनेज करेंगे, तो आप एक प्रॉपरली उसका वेल्थ मैनेज कर सकें, इसके लिए ये ट्रेनिंग आपको हेल्पफुल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटेड सपोर्ट सर्विस इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सो सिंपली आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बने, इसके लिए ये एग्जाम क्लियर करना आपको जरूरी है। एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव, on successful completion of the exam, the candidate should know the basic of mutual fund, their role, structure, different kind of mutual fund scheme and their features. Understand how mutual fund are distributed in the marketplace, how scheme are evaluated, and how suitable product and service can be recommended to investor and prospective investor in the market. Means exam, ये एग्जाम देने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन से कस्टमर के लिए कौन सी स्कीम सुटेबल है, किस कस्टमर को क्या स्कीम बेचनी चाहिए, किस स्कीम की स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या फीचर्स हैं उसके, किस तरह से स्कीम काम करती है, ये सारी चीजों की प्रॉपर नॉलेज आपको हो जाएगा। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है एंड आपको 50% मार्क्स अचीव करने होते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 100 क्वेश्चंस में अगर आपका 50 करेक्ट हो जाता है तो आप पास हो जाएंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा, सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना होगा
एग्जाम फ्रॉम होम नहीं है, आपको नियरेस्ट सेंटर पे आपका एग्जाम डेट शेड्यूल करना होगा, वहां पे जाके आपको एग्जाम देना है। कंटेंट टोटल 12 चैप्टर हैं, तो चैप्टर्स के नाम अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जैसे चैप्टर वाइज बढ़ेंगे चैप्टर्स के नाम देखते जाएंगे। ओके, चैप्टर 1। सो चैप्टर 1 स्टार्ट करने के पहले हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और वापस से आएंगे। सो अगले आधे घंटे तक हमारी ट्रेनिंग और चलेगी, ठीक है। सो 10 मिनट का ब्रेक लेके हम वापस आते हैं। आगे आप सब? यस सर। ओके, सो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन हमेशा स्टार्ट होना चाहिए द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वाई इन्वेस्टमेंट? शालिनी, an 8-year-old girl, lives in mid-sized town in North India with her parents. She is highly inspired by watching the recent success of India's space program, in which some women scientists played a huge role. She wants to become space scientist. Her parents, Mr. and Mrs. Gupta, wants to support her pursue her dreams. Okay, सो ये एक फाइनेंशियल गोल हो सकता है। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता अपने बच्चे के लिए उसके गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्लान करना चाहेंगे। सो ये एक पर्पस हो गया इन्वेस्टमेंट का। इसी के जैसा अगर कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका कोई ना कोई एक गोल होता है। मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं मेरा सारा फाइनेंशियल गोल कंप्लीट हो चुका है, मेरा कोई फाइनेंशियल गोल है नहीं, बट इन्वेस्ट करना है। तो वैसे केस में भी उनका एक फाइनेंशियल गोल होता है, एक्चुअली वो अपने पैसों से पैसा बनाना चाह रहे हैं, राइट। सो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पर्सन इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। इसका रीजन ये होता है कि पर्सन को अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो हम उसके लिए बेटर स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सी स्कीम उसके लिए बेटर होगी। सो यहाँ पे एक बात हमें और समझना जरूरी है, जितना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा हम रिस्क ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे। सपोज किसी को 10 साल के बाद कोई फाइनेंशियल गोल अचीव करना है तो उनको हम 100% इक्विटी के फंड्स दे सकते हैं। बट किसी को 1 साल के बाद कोई गोल अचीव करना है, किसी के पास सपोज कुछ एक्स अमाउंट पड़ा हुआ है, अगले ही साल उनको घर लेना है, तो हम उनके पैसों को इक्विटीज में नहीं डाल सकते। तो जितना लॉन्ग ड्यूरेशन होता है रिस्क एपेटाइट उतना ज्यादा होता है, जितना शॉर्ट ड्यूरेशन होता है रिस्क एपेटाइट उतना कम होता है। तो फाइनेंशियल गोल कैसे सेट करते हैं? तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल गोल को। किसी भी इन्वेस्टर के पास बैठेंगे, उसके फैमिली बैकग्राउंड को देख के, उसके डिपेंडेंट मेंबर्स को देख के, कितने बच्चे हैं, कितने लोग वर्किंग हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका फाइनेंशियल गोल क्या हो सकता है, राइट। उनके फ्यूचर में, जैसे हम किसी फैमिली के पास बैठे, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, तो दोनों का पहले तो उनको एजुकेशन के लिए एक फाइनेंशियल प्लान करना होगा। उसके बाद हो सकता है कि उनके पास घर ना हो, ये आपको बात करके पता चलेगा, तो उनको एक हाउस प्लानिंग भी करना होगा, शायद कार प्लानिंग भी करना हो। तो इस तरह से कई सारे फाइनेंशियल गोल निकल के आते हैं। जब हम किसी क्लाइंट के पास बैठते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनके फाइनेंशियल गोल क्या हो सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है? असाइन प्रायोरिटी। बहुत सारे गोल निकल के आ रहे हैं तो हमें प्रायोरिटी असाइन करनी चाहिए कि कौन से गोल को उनके प्रायोरिटी पे रखना जरूरी है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो एजुकेशन प्लानिंग करना है, दूसरा हाउस प्लानिंग करनी है, तीसरा कार प्लानिंग करनी है। तो इसमें प्रायोरिटी पे हमको किसको रखना चाहिए? एजुकेशन प्लानिंग को, उसके बाद हाउस प्लानिंग, उसके बाद कार प्लानिंग, राइट। उसके बाद टाइमलाइन को देखना चाहिए, कौन से गोल को अचीव करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। जैसे एजुकेशन के लिए बहुत लंबा टाइम है अभी, तो हम 100% इक्विटी में डाल सकते हैं, कम अमाउंट वहां पे एलोकेट कर सकते हैं। घर 5 साल के बाद लेना है तो वहां पे एलोकेशन ज्यादा देना चाहिए, रिस्क और कम होगा। कार 1 साल के बाद लेनी है, 2 साल के बाद लेनी है, तो रिस्क और कम लेना है, वहां पे और ज्यादा कैपिटल असाइन करना है। तो कितना टाइमलाइन के बाद गोल को अचीव करना है ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और चौथा, अमाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमाउंट। उस गोल को अचीव करने के लिए उस टाइम पे कितने पैसों की जरूरत होगी।
सपोज मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता अपने बच्चे को स्पेस साइंटिस्ट बनाना चाह रहे हैं। स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए अभी 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो क्या शालिनी जब स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए हायर एजुकेशन के लिए जाएगी, उस टाइम पे भी क्या 10 ही लाख रुपए लगेंगे स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए? जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है 20 लाख या 30 लाख की जरूरत हो उस टाइम पे। तो हमें अमाउंट जानना बहुत जरूरी है कि जिस टाइम पे गोल अचीव करना है उस टाइम पे कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। अभी टाइम लाइन को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। टाइम लाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म, तीसरा लॉन्ग टर्म। अभी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म <5 years कोई भी फाइनेंशियल गोल 5 साल के से कम पीरियड में अचीव करना है, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल में आएगा। कोई भी गोल 5 to 10 years के बीच में अचीव करना है तो मेरे लिए मीडियम टर्म गोल में आएगा। अगर 10 years से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल में आएगा। तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमें लेस रिस्क लेना चाहिए, मीडियम टर्म गोल के लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम पूरा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद उस गोल को अचीव करना है। शॉर्ट टर्म नीड्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स। If one plans well to those important and not urgent tasks and goals, life changes for better. In order to achieve this, the important to first classify the financial goal, those event in life in terms of timeline and importance of one's life. तो सिंपल, कौन से फाइनेंशियल गोल को कितने टाइम के बाद अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने का कितना इंपॉर्टेंस है। और हमें ये भी ध्यान में रखना होता है, जैसे हमें कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है तो हमें उसके लिए लोकेशन अभी कम देना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना है उसके लिए लोकेशन ज़्यादा देना चाहिए। इसका रीज़न क्या होता है कि सपोज एक पर्सन है, उनको चाइल्ड एजुकेशन 20 साल के बाद देखना है, घर उनको 10 साल के बाद लेना है, तो घर लेने के लिए ज़्यादा एलोकेशन करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए ड्यूरेशन कम है। और 10 साल के बाद घर वाला गोल कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं, अभी एक गोल कंप्लीट हो गया तो उसके पैसे बचना स्टार्ट हो गए, साथ ही साथ इनकम भी उनकी इंक्रीज हुई होगी, तो दूसरे गोल को अचीव करने के लिए ज़्यादा एलोकेशन वहाँ पे दे सकते हैं। करेक्ट। फाइनेंशियल गोल, टाइम होराइजन एंड देयर इन अचीवमेंट एंड इन्फ्लेशन। सो फाइनेंशियल गोल में हमें, फाइनेंशियल गोल के लिए हमें सबसे पहले टाइम होराइजन, जिस टाइम पे अचीव करना है गोल उसके लिए कितना टाइम होराइजन है हमारे पास, और इन्फ्लेशन, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सो जब भी हम कोई फाइनेंशियल गोल प्लान कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना चाहिए, महंगाई कितनी बढ़ रही है, इन फ्यूचर उस गोल की कॉस्टिंग कितनी आएगी, इसके हिसाब से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, या सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें सेम है? कोई रिप्लाई करेगा? क्या सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सेम चीजें हैं? नहीं 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 सर। डिफरेंट है सर। सर सेविंग तो 2 साल के लिए हो सकती है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। नहीं, अगर हम बात करें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं। सेव मतलब क्या होता है? सेव मतलब सेफ्टी के साथ किसी चीज को रख देना। जैसे हम अपने पैसों को एफडी में करते हैं, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है? एक्चुअली वो सेविंग है। सेविंग का मतलब होता है मेरे पैसा ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, सेफ रहेगा। तो एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 6-7%। महंगाई कितनी बढ़ रही है? 6-7%। तो एक्चुअली में हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है एफडी में। तो सेविंग में, एफडी में मैंने पैसे सेव करके रखा है। बट अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो क्या वो सेविंग हुआ? वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ। बट यहाँ पे एक चीज एक क्वेश्चन है, क्या एक सेवर इन्वेस्टर होता है? तो इसका आंसर होता है नहीं। अ सेवर कैन नॉट बी अ इन्वेस्टर, बट अ इन्वेस्टर कैन बी अ सेवर, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है तो पैसे सेव कर रहा है फिर इन्वेस्ट कर रहा है, राइट? इन्वेस्टमेंट के साथ पैसे सेव भी हो रहे हैं। तो अ इन्वेस्टर कैन बी अ सेवर बट अ सेवर कैन नॉट बी अ इन्वेस्टर। सो इससे, इस पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। तो सेविंग मतलब क्या होता है? आप किसी फिक्स इनकम प्लान में आपने पैसे डाल दिया, वो सेविंग प्लान हो गया।
और कहीं पे आपने ऐसा इन्वेस्ट किया जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करके एडिशनल रिटर्न्स दे रहे हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। सो इन्वेस्टमेंट पे रिस्क होता है, सेविंग में भी रिस्क होता है, बट लेस रिस्क होता है। फैक्टर टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले सेफ्टी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी कितना है। दूसरा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है आप में से कितने लोग को नहीं पता है लिक्विडिटी मतलब? जिसमें सर जब चाहे हम अपना माल बेच सकते हो। ओके। किसी भी चीज को हम कितनी जल्दी इनकैश कर सकते हैं वो उतना ही लिक्विड है। मैं इस पेन बेच के 10 रुपए कितनी जल्दी ले सकता हूँ, उतना ही लिक्विडेट है ये, उतना ही लिक्विड है ये पेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर्स ज्यादा जैसे लिक्विड आज है की या मार्केट फिर में था। डेट ज्यादा लिक्विड है, तो क्या ज्यादा लिक्विड है? शेयर्स। शेयर्स। करेक्ट। शेयर ज्यादा लिक्विड है या रियल एस्टेट ज्यादा लिक्विड है? शेयर्स। ओके। और आप सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप बीच में पूछ लिया करिए। सबसे ज्यादा इलिक्विड क्या है? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें सबसे ज्यादा इलिक्विड क्या है आप मुझे बताइएगा। शेयर, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। करेक्ट। क्योंकि रियल एस्टेट बेच के इनकैश करने में हमें काफी टाइम लग सकता है। शेयर्स हम चुटकियों में बेच के इनकैश कर सकते हैं। एफडी को हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे तोड़ के पैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा ही लिक्विड है। गोल्ड भी उतना ही लिक्विड है जितना कि एफडी। तो सबसे ज्यादा लिक्विड की बात किया जाए तो शेयर्स होते हैं चारों इन्वेस्ट एसेट क्लासेस में। सबसे ज्यादा इलिक्विड की बात की जाए तो रियल एस्टेट होता है। और एफडी गोल्ड ये सेम ही मीन्स आप ऐसा सकते हैं कि शेयर से थोड़ा कम और रियल एस्टेट से बहुत अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। तो हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले लिक्विडिटी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आजकल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स आते हैं, नॉन यूलिप ट्रेडिशनल प्लान्स, वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड होते हैं, हम उनको इनकैश कर ही नहीं सकते 3, 4 या 5 सालों तक। तो जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमें लिक्विडिटी का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमें सोचना चाहिए रिटर्न्स कितने हैं। सेफ्टी हमने देख लिया, लिक्विडिटी देख लिया, फिर हम देखते हैं कि रिटर्न्स कितने होने चाहिए। अभी रिटर्न अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हमें रिस्क वाले स्कीम्स में जाना पड़ेगा, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में जाना पड़ेगा। अगर हमें रिस्क कम चाहिए तो हाइब्रिड, या फिर बहुत कम चाहिए तो डेट में जाना पड़ेगा। उसके बाद कन्वीनियंस, कितना कन्वीनियंटली हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी फ्लैक्सिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट में। जैसे आपने एफडी कर लिया, अभी आप ये म्यूचुअल फंड में फ्लैक्सिबिलिटी या फिर एफडी में फ्लैक्सिबिलिटी या फिर लाइफ इंश्योरेंस में फ्लैक्सिबिलिटी या फिर अदर इन्वेस्टमेंट में कितनी फ्लैक्सिबिलिटी होती है, ये भी आपको चेक करना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। तो क्या आप रियल एस्टेट खरीदने के बाद पार्शियली उसको बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। क्या आप एफडी या किसी बॉन्ड को पार्शियली बेच सकते हैं? कुछ केसेस में बेच सकते हैं, कुछ केसेस में आप नहीं बेच सकते। क्या आप शेयर्स को पार्शियली बेच सकते हैं? बेच सकते यस। हैं। क्या आप म्यूचुअल फंड को पार्शियली बेच सकते हैं? बेच सकते हैं। तो फ्लैक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस का भी ध्यान रखना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए। टिकट साइज, किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले हमें टिकट साइज भी देखना चाहिए कि मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें यह भी समझना चाहिए कि इससे जो हमें कैपिटल गेन होगा, इससे जो हमें प्रॉफिट होगा, उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबिलिटी भी देखना चाहिए। टैक्स डिडक्शन भी देखना चाहिए। ओके। टैक्स डिडक्शन में जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या हमें टैक्स डिडक्ट होके पैसे मिलेंगे या हमें खुद से टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा? इन सब बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट पेजेस पे। तो 4 एसेट क्लासेस होते हैं, मैंने आपको बता दिया। इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटी एंड बॉन्ड्स। इक्विटी का मतलब आपको समझ में आ गया। इक्विटी, दिस इज द owners capital in a business. Someone who buys shares in a company become a part owner in the business. In that sense, this is a risk capital since the owners earning from business are linked
to the fortune, and hence the risk of the business when one buys share of the company through the secondary market, the share prices could be high or low in comparison to fair price. Okay, तो यहाँ पे पहले तो सिंपली आपको एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्शियल ओनर हो जाते हैं। मतलब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपका भी प्रॉफिट है, कंपनी नुकसान करेगी तो आपका भी नुकसान होगा, राइट। बट इन सेकेंडरी मार्केट शेयर कुड बी हाई और लो इन कंपैरिजन टू फेयर प्राइस। अभी कंपनी का फेयर प्राइस क्या होता है, किसी भी कंपनी का फेयर प्राइस क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूं, जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू कितना होता है? बुक वैल्यू होता है टोटल एसेट इन द कंपनी माइनस लाइबिलिटीज इन द कंपनी माइनस इंटेंजिबल एसेट्स। मान लीजिए कोई कंपनी 1000 करोड़ की है, इस पे लोन है 200 करोड़ का, उसको हम माइनस कर देंगे, बचा कितना? 800 करोड़। अभी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू इनके 50 करोड़ है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, आप में से किसी को पता है? जी सर। सर कंपनी का लोगो है या कंपनी की ब्रांडिंग है, वो सब इंटेंजिबल एसेट में आता है सर। हाँ, ऐसे एसेट्स जिनकी रियल वैल्यू पता ना चले, वो कंपनी अपने हिसाब से उसकी वैल्यू लगाती है। जैसे किसी कंपनी का लोगो हो गया, उसकी भी एक वैल्यू होती है। किसी कंपनी ने कोई पेटेंट करवाया है, उसकी भी एक वैल्यू होती है। कोई ट्रेडमार्क लिया है, उसकी भी एक वैल्यू होती है। तो ऐसे एसेट्स को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो जब कंपनी का हम फेयर प्राइस निकालते हैं तो इंटेंजिबल एसेट्स को भी माइनस कर देते हैं। सपोज 50 करोड़ इंटेंजिबल एसेट्स था, तो इसको माइनस करेंगे तो टोटल कंपनी का वैल्यूएशन कितना आया? 750 करोड़। ये कंपनी की बुक वैल्यू है, राइट। अभी एक शेयर की बुक वैल्यू अगर हम पूछे तो इस कंपनी में टोटल कितने शेयर्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए इस कंपनी में 1 करोड़ शेयर हैं, तो 1 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो 750 रुपए आया इस एक शेयर का बुक वैल्यू, फेयर प्राइस, जी राइट। ये इस कंपनी का फेयर प्राइस है, बुक प्राइस है, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। बट सेकेंडरी मार्केट में हमें कभी शेयर बुक प्राइस पे नहीं मिलता। ये एक शेयर की रियल प्राइस है, बट जब हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो हम उसके रियल प्राइस पे या इंट्रिंसिक वैल्यू पे बाय नहीं करते। उसका प्राइस हमेशा मूव करते रहे। आपने देखा होगा शेयर्स का प्राइस हमेशा मूव करते रहता है। तो क्या सेकंड्स में उसका प्रॉफिट एंड लॉस का मींस कैलकुलेशन चलते रहता है? नहीं चलता। प्रॉफिट एंड एक्सक्यूज मी लॉस का सर। कैलकुलेशन मंथ एंड में होता है, क्वार्टर एंड में होता है। तो वो पूरा दिन फ्लक्चुएट कैसे होता है, कोई बता सकते एक्सक्यूज हैं? मी एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था, कंपनी की टोटल कितने शेयर है, ये कहाँ से जाके पता चलेगा सर? कैलकुलेट कर लीजिए। आपको मनी कंट्रोल पे जाइए, किसी कंपनी की जी मार्केट वैल्यू देखिए, शेयर का प्राइस देखिए, डिवाइड कर दीजिए। मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय शेयर का प्राइस, टोटल नंबर्स कितने हैं शेयर्स के आपको पता चल जाएगा। कि जैसे 1 लाख शेयर है या 1 करोड़ शेयर है, ये कंपनी की मतलब जैसे रिलायंस कंपनी के इंडस्ट्रीज कितनी? का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 18 लाख करोड़। जी एक शेयर का प्राइस कितना है? अभी 2400 2500 है आई थिंक। तो 18 लाख करोड़ डिवाइड बाई 2400 कर दीजिए, कितने शेयर्स हैं पता चल जाएगा आपको। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। तो एक शेयर का बुक प्राइस होगा 750 रुपए इस कंपनी का, जो भी कंपनी है। बट इसका मार्केट प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। आपने देखा होगा मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होते। आप मार्केट प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, ये किसी को पता है? सर डिमांड सप्लाई से चलता सब। करेक्ट। डिमांड एंड सप्लाई। इस दुनिया में कोई भी चीज का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। गोल्ड की सप्लाई बहुत कम है क्योंकि गोल्ड की खदानें कम है, इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस ज्यादा है। आयरन की खदानें ज्यादा है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, इसके लिए उसका प्राइस कम है। सिंपल। तो उसी तरह से शेयर मार्केट में जिस कंपनी के शेयर्स को बाई करने वाले ज्यादा हो जाते हैं और सेल करने वाले कम होते हैं,
उसका शेयर प्राइस ऑटोमेटिक मूव होता है अपवर्ड्स। तो ये शेयर का प्राइस 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए भी जा सकता है, जो उसका मार्केट प्राइस होता है। जो आप शेयर देखते हैं मार्केट में, वो उसका मार्केट में मीन्स आप डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर का प्राइस आपको दिखता है, वो उसका मार्केट प्राइस होता है। मान लीजिए इस कंपनी का डिमांड कम हो गया, हम लोग जब लाइफ में भी थे तब भी ये था कि ऐसे कि बंदा निकला हुआ है तो वो सब ठीक है। हेलो हाँ जी, सॉरी। सर, स्क्रीन चली गई है और बीच में कोई ना कोई बोलता है सर, डिस्टर्ब होता है उससे। स्क्रीन नहीं आ रही है प्रशांत सर। जी, सबको आप वो कर दीजिए, सारे म्यूट है। अभी क्लियर है? हाँ अब क्लियर है सर, ये बीच बीच में होता है ना तो डिस्टर्ब होता है। हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ, वो हो ही जाता है। ठीक है। सो कंपनी का बुक वैल्यू चल रहा है 750, बट अगर इस कंपनी के शेयर खरीदने वाले बहुत सारे लोग आ गए, बायर्स ज्यादा आ गए, सेलर्स कम है, तो ऑटोमेटिक शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। सेलर्स बहुत ज्यादा आ गए, सब इस कंपनी के शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं, बायर्स है नहीं, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे चले जाएगा। तो ये होता है शेयर का बुक प्राइस, और ये होता है शेयर का मार्केट प्राइस। अभी आते हैं यहाँ पे। सो द शेयर प्राइस कुड बी हाई और लो इन कंपैरिजन टू द फेयर हेलो प्राइस। सर, फेयर बुक प्राइस बुक मतलब वैल्यू एक बार फिर बुक से प्राइस। बताइएगा। सो बुक प्राइस से ऊपर नीचे होता है। सर बुक इनको हेलो, हटा बुक दीजिए। वैल्यू। नहीं, म्यूट मत करिए, उनको रिमूव कर दीजिए, ऑप्शन है। ओके। सो शेयर का प्राइस हाई और लो हो सकता है उसके फेयर प्राइस से। फेयर प्राइस इन द सेंस बुक प्राइस। अभी यहाँ पे एक चीज और समझाता हूँ आपको। किसी कंपनी का अगर मार्केट प्राइस उसके बुक प्राइस से ऊपर चल रहा है, किसी भी कंपनी का मार्केट प्राइस उसके बुक प्राइस से ऊपर चल रहा है, तो ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं ग्रोथ कंपनीज। किसी कंपनी का शेयर प्राइस उसके मार्केट प्राइस से कम चल रहा है सपोज, ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं वैल्यू कंपनीज। करेक्ट। अभी आप में से कोई बताएगा कि हमें ग्रोथ कंपनीज खरीदना चाहिए या वैल्यू कंपनीज खरीदना चाहिए, अगर हमें किसी कंपनी का शेयर बाय करना है तो? सर वैल्यू कंपनी। वैल्यू कंपनी। और कोई वैल्यू कंपनी। रीजन क्या है? सर वो सस्ता मिल रहा है ना उसके एक्चुअल वैल्यू से, और वो ठीक तो है, ओवर वैल्यू है। हाँ, अगर ये पता हो कि वो फ्यूचर में ग्रोथ करेगी तो ले सकते हैं। और कोई बताएगा? ग्रोथ कंपनी। देखिए, वैल्यू कंपनीज की वैल्यू कम होने का कोई ना कोई रीजन होगा। बिना वो रीजन जाने हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कोई ग्रोथ कंपनी खरीदना चाहिए या वैल्यू कंपनी खरीदनी चाहिए। वैल्यू कंपनीज तब बनती हैं या तो वो कंपनी पे किसी की निगाह नहीं गई, या तो उस कंपनी का कोई बैड न्यूज है, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो लोग उसके शेयर्स बेच रहे हैं, इसके लिए उसका शेयर प्राइस नीचे आ गया। तो एक्चुअली वैल्यू कंपनीज खरीदने से पहले हमें ज्यादा सोचना चाहिए। ये बात अलग है कि यहाँ पे रिटर्न्स हमको और भी अच्छे मिल सकते हैं। तो जब तक हमें रीजन ना पता हो कि उसका शेयर प्राइस नीचे क्यों है, आपने म्यूचुअल फंड में वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड सुना होगा। तो वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड के फंड मैनेजर वैल्यू कंपनीज पे बहुत ज्यादा रिसर्च करके फिर बाय करते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन पे पब्लिक की निगाह नहीं जा रही। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको शेयर्स एडवाइस करते हैं यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या अलग अलग वेज में, टेलीग्राम पे। तो वैसी कंपनी जिनका हाइप होता है, जिनकी न्यूज चल रही होती है, वैसे कंपनीज पे तो सबकी निगाह होती है। बट कुछ कंपनीज है, 5,000 कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है, तो बहुत सारी कंपनी ऐसी हो सकती हैं जो न्यूज में नहीं है, जो लोगों को पता नहीं है, उस पर किसी की निगाह नहीं जा रही है, तो लोग उसके शेयर नहीं खरीद रहे हैं, बट है वो कंपनी स्ट्रांग। तो कुछ वैल्यू कंपनीज खरीदने लायक होती हैं। बहुत सारी वैल्यू कंपनीज को हम कंसीडर नहीं कर सकते बेस्ड ऑन रिसर्च। रिसर्च अगर आप करते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो ग्रोथ कंपनीज के शेयर प्राइस ऊपर हैं, मीन्स लोग उसको बाय करना चाह रहे हैं। लोग बाय करना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि शायद वो कंपनी ने प्रॉफिट दिया हो लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा, या फिर उसका सेल बढ़ा हो, या फिर उसका किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप हुआ हो, या फिर जिस फील्ड में वो काम कर रही है, जिस सेक्टर में काम कर रही है,
वो सेक्टर का डिमांड इन फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई कंपनी ग्रोथ है या वैल्यू है। ठीक है। गोल्ड, तो इक्विटी के बारे में आपको समझ में आ गया। अब पहला आपको इक्विटी में समझ में आ गया कि इक्विटी के प्राइजेस मूव कैसे करते हैं, इक्विटी होल्डर क्या होते हैं। अभी बात करेंगे हम गोल्ड की। तो ऑन द अदर हैंड देयर आर at least two commodities that may investor are quite familiar with as investment avenue. First, gold and silver. Gold and silver इंडिया में तो हर एक पर्सन को पता है क्या होता है गोल्ड एंड सिल्वर। तो दूसरा ऑप्शन होता है गोल्ड एंड सिल्वर। अभी गोल्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। गोल्ड हैज आल्सो बीन कंसीडर्ड बाय मेनी एज अ सेफ हेवन एसेट। गोल्ड को सबसे सेफेस्ट एसेट माना जाता है, क्या आप मानते हैं? आप जी में से सर, सबसे सेफेस्ट है। सबसे सेफ, जी जी, सबसे सेफ है सर। इसका रीजन क्या है? सेफ होने का रीजन क्या है? ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं कि सेफ है गोल्ड? सर गोल्ड का भी सेफ ही प्राइस है नीचे जाता है ना। सर, इसको ये है कि कभी भी बेच सकते हैं, लिक्विडिटी है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी सर इसका डिमांड, जैसे आपने बताया खदानें कम है तो हमेशा इसकी डिमांड रहती है। और कभी भी कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कुछ होता है, तो उसमें गोल्ड ही काम आता है सर। करेक्ट, वेरी राइट। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। आप इंडिया में शेयर आप किसी कंपनी का खरीदे, आप उसको यूएस में जाके बेचिए, आप बेच सकते हैं। यहाँ पे आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, आप यूएस चले जाइए, इस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू है? यहाँ पे आपके पास बहुत सारी इंडियन करेंसी है, आप यूएस चले जाइए, वहां पे कोई वैल्यू है? तो किसी भी चीज की वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी एफडीज हैं, यूएस लेके चले जाइए, कोई वैल्यू है? नहीं है। बट अगर आप 1 किलो गोल्ड लेके यूएस चले जाइए, क्या उसकी वैल्यू है? जो रेट में आपने इंडिया में खरीदा वही रेट में यूएस में आप बेच सकते हैं, राइट। सो गोल्ड हर जगह पे एक्सेप्टेबल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी चीज, आपने देखा होगा जब भी स्टॉक मार्केट टूटती है, चाहे तो आप 2020 का एग्जांपल ले लीजिए, 2007-8 का एग्जांपल ले लीजिए, या किसी भी 1992 का एग्जांपल ले लीजिए, आप देखेंगे जब भी मार्केट क्रैश हुई है गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर गया है। अपोजिट रिलेशन होता है, मार्केट क्रैश हुई गोल्ड का प्राइस ऊपर गया। तो जब भी कोई कंट्री बैंकरप्ट होती है, ठीक है, कोई बड़ा वर्ल्ड वॉर हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसी सिचुएशन में, या जब कोई भी कंपनी बैंकरप्ट होती है, कोई कंट्री बैंकरप्ट होती है, तो वो कंट्री उतना ही स्ट्रांग होगी जितना ज्यादा उनके पास गोल्ड का रिजर्व होगा। तो बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंपनीज अपने पास गोल्ड का रिजर्व रखती हैं कि इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट वो गोल्ड को यूज कर सकें अपनी कंट्री या अपनी कंपनी को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस क्या होगा? हाई होगा। सर कई बार पैसा भी ओवर वैल्यू हो जाता है ना जब, तो वॉर के टाइम पे गोल्ड ही काम आता है सर। करेक्ट, ठीक है। पैसा तो नहीं भी गोल्ड चलेगा बहुत तो। सारी मीन्स, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो गोल्ड पे 2-4 बुक्स लिखी जा सकती है। बट अभी फिलहाल समझने के लिए गोल्ड सबसे सेफ एसेट माना जाता है। कोई भी कंट्री, अपने कंट्री की कंडीशन खराब होती है, मीन्स किसी भी कंट्री के पास या किसी भी कंपनी के पास गोल्ड का जितना ज्यादा रिजर्व होगा, वो कंट्री या वो कंपनी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। उसके बाद बात करते हैं रियल इस्टेट। रियल इस्टेट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर एमंग द एसेट क्लासेस। इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से एसेट क्लास में है? रियल इस्टेट, राइट। सो रियल इस्टेट भी एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। रियल इस्टेट भी कुड बी further classified into various categories such as residential real estate, land, commercial real estate, etc. सो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या ओपन हो जाते हैं? कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल एंड लैंड। In case of real estate, the transaction cost, brokerage charge, registration charges are quite high. This would bring down the return on investment. लेकिन जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस, ब्रोकरेज और ये सब चीजें 5-7% देना हो जाता है। तो अगर आपका रियल एस्टेट प्रॉफिट भी देता है 7% या 10%, तो बहुत ही मार्जिनल प्रॉफिट आपको होता है। बट लॉन्ग टर्म में जाहिर सी बात है आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। वैसे आप में से कोई बता सकता है कि इंडिया में एवरेज रियल एस्टेट का रिटर्न कितना रहा है लास्ट 10 ईयर्स में?
सर 10 ईयर का तो पता नहीं, लेकिन 2004 के आसपास बहुत तेजी से बढ़ी थी सर। हाँ, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में रियल इस्टेट का ग्रोथ हुआ है एवरेज 9 to रहा है 11%। सर। हाँ और सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है नोएडा में, दैट इज 13%। तो ये भी एक अच्छा रिटर्न है। बट अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में अप्रॉक्स 16 या 16.5% का रिटर्न इक्विटी मार्केट ने दिया। रियल एस्टेट इज इलिक्विड, रियल एस्टेट इलिक्विड होता है, ये एक क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। चौथा आता है फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम मैंने आपको बताया बॉन्ड्स ही होते हैं फिक्स्ड इनकम के, एफडीज एंड बॉन्ड्स, जहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सो यहाँ पे लिक्विडिटी इशू हो सकता है। एक्चुअली एफडी में तो लिक्विडिटी इशू होता है, अगर आप टाइम से या मैच्योरिटी के पहले अपने एफडीज को ब्रेक करवाते हैं तो आपको कुछ कुछ चार्जेस देने होते हैं, या फिर मैच्योरिटी के टाइम में ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। रियल एस्टेट में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स मैच्योरिटी टाइम होता है, और ये इक्विटी के कंपैरिजन में या रियल एस्टेट के कंपैरिजन में सेफर इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। सो हमने 4 एसेट क्लासेस के बारे में बात किया, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड डेट। अभी यहां से किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, ओवरऑल जितना हमने आज स्टडी किया वहां से किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। सर क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या, जो आज की हाँ जी, ट्रेनिंग हुई? बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये आज मिल जाएगी सर? हाँ जी, मिल जाएगी। थैंक यू सर, तो हो गया काम सर फिर। नहीं, ज्वाइन करिएगा, रिकॉर्डिंग में आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सर ये ये तो कितने बात दिन सही चलेगी करा। क्लास? दोबारा बता दो सॉरी सर, ये सर, क्लास रियल कितने दिन एस्टेट एक बार चलेगी? दोबारा बता दो। ओके, हाँ सुंदर जी क्या बोले आप? मैं ये कह रहा था सर, ये क्लास कितने दिन चलेगी? 7 to 8 डेज, जब तक फिनिश नहीं होता। मेरा 27 को पेपर है, आपसे बात भी हुई थी मेरी। अच्छा, हो जाएगा, 27 तक हो जाएगा। रियल एस्टेट ठीक फिर है से सर। बताता हूँ। सर ये कह रहा हूँ कि अब ये जो आज की ट्रेनिंग हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग कितनी टाइम तक मिल जाएगी मेरे को? ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा। नहीं तो अभी सर आज नहीं मिल पाएगी क्या? आज ही मिल क्या जाएगी, रिवीज? टाइम नहीं बता सकता हूँ। कोई नहीं, ठीक है सर। ओके, रियल एस्टेट भी एक सेफ एसेट है। रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ही हुआ है। सो रियल एस्टेट में 3 कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। पहला रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट, जो ऑफिस स्पेसेस होते हैं वहां पे आप बाय कर सकते हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा आप लैंड्स बाय कर सकते हैं। सो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो गया। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, जिस पे हम रिस्क पे बात करेंगे तो रियल एस्टेट के रिस्क पे भी बात करेंगे। रियल एस्टेट का रिटर्न अगर देखा जाए तो इंडिया में 9 to 11% के बीच में रहा है। सबसे अच्छे रिटर्न्स रियल एस्टेट में नोएडा में रहा है, जो कि 13% है लास्ट 10 ईयर्स में। सो रियल एस्टेट के बारे में इतनी ही बात हुई। रियल एस्टेट में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, रिस्क टू टेनेंट, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारी प्रॉपर्टीज लोग बाय कर लेते हैं बट उनको पोजीशन नहीं मिलता है। सर नोएडा और में भी हुआ था, फरीदाबाद में भी हुआ, दिल्ली एनसीआर हाँ, में बहुत हुआ है ऐसे सर बहुत ऐसा। सारे केसेस आपने देखा होगा। तो रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तीसरा लिक्विडिटी रिस्क होता है, कभी कभी आप कोई अपना फ्लैट या प्लॉट बेचना चाहें तो 2-2 3-3 साल तक आप बेच नहीं सकते, आपको सही प्राइस नहीं मिलता। तो इस तरह से बहुत सारे रिस्क रियल एस्टेट में भी होते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही। अभी फिलहाल आपको कोई क्वेश्चन, अदर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। पीयूष जी, एक मेरे को पूछना था, ये बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओह ओके, दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये टोटल कितने दिन चलेंगे, और ये कंसेक्यूटिवली चलेंगी कि बीच ये बीच में 6 to गैप्स? 7 डेज चलेगा, कंटिन्यूअसली रोज एवरीडे? संडे नहीं चलेगा। हाँ, या फिर बीच में हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, या फिर मैं अवेलेबल ना हूँ, तो हो सकता है बीच में कुछ ब्रेक लग जाए, बट चलेगा रेगुलर। तो ये जो एग्जाम देना है, ये सिर्फ ये क्लासेस कंप्लीट करने के बाद ही दे सकते हैं कि पहले भी दे सकते हैं? अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं तो आप हमारी टीम को बताइए, मतलब आपका एग्जाम मैं पहले भी शेड्यूल हो जाएगा। कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो मुझे पता है। तो मैं हम्म वही सोचा था कि आपकी क्या राय रहेगी कि मुझे
पहले एग्जाम देना चाहिए या मैं सारी नहीं, क्लासेस अटेंड कॉमर्स के करूँ? स्टूडेंट होना अभी तक फिलहाल आपको जो मैंने बताया वो कॉमर्स स्टूडेंट को पता हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो चीजें बताऊंगा जो नेक्स्ट चैप्टर्स है वो चीजें आपको लगेगा कि नया है आपके लिए। हाँ, तो मैं आपका राय है कि मैं पूरे क्लासेस अटेंड कर लूँ, उसके क्लासेस बाद एग्जाम का अटेंड करने के बाद ही आप एग्जाम अटेम्प्ट करो, या फिर आप पहले करना चाहते हो तो आप पढ़ाई करके कर सकते हो, आपके पास बुक नहीं, होगी। गॉट इट, मैं क्लासेस अटेंड करके करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आपको आप सबके प्लीज पास मेरा मुझे एक चीज कांटेक्ट नंबर बताइए। होगा, हेलो आप कांटेक्ट नंबर लेके मुझे, हाँ हेलो, जी, मुझे प्लीज एक बार ये बताइए, ये जो आपने मुझे हमें ये पढ़ाया है इसके कुछ नोट्स भी आप अवेलेबल करेंगे? नोट्स, हाँ, इससे रिलेटेड जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी, वो सब कुछ आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। अच्छा, एक्चुअली मेरा जो स्ट्रीम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, मैं ह्यूमैनिटीज सेक्टर से हूँ, तो मेरे लिए ये चीजें काफी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट इट। तो प्लीज कोशिश करिएगा कि मुझे आपके लेक्चर के वीडियोस एंड इसके नोट्स और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मुझे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर सब इससे कुछ मिल जाएगा इससे आपको। रिलेटेड क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, तो अगर आप कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओ प्लीज, अगर इस ओके, अगर कोई ग्रुप होगा तो आप प्लीज उसमें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हाँ मेरे श्योर अलावा अगर श्योर। और भी कोई जो लोग होंगे उनको भी सबको हेल्प हो जाएगी। नहीं, अगर